आज हम अच्छे शिक्षक के दूसरे गुण में मानसिक गुण के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है विषय का ज्ञान। अच्छे शिक्षक को अपने विषयों का पूर्ण ज्ञान होता है और वह इस बात को स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या पढ़ा रहा है। ज्ञान विहीन शिक्षक ना तो छात्रों का सम्मान करता है और ना उनके मस्तिष्क का विकास करता है। मतलब यहाँ कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक अगर अपने सब्जेक्ट जिस टॉपिक को जिस विषय को पढ़ा रहा है, अगर उसकी जानकारी ही नहीं उस विषय में रहेगी तो बच्चों को क्या सिखाएगा। कुछ भी पढ़ा देने से तो नहीं होता है ना, एक परफेक्ट तरीके से पढ़ाना बेहतर होता है। तो एक अच्छे शिक्षक को उसके विषय में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके बारे में के.जी. सैयदेन ने कहा है, यदि शिक्षक ज्ञान की दृष्टि से हीन है और खोखला है तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को परखर कभी नहीं बना सकता। मतलब कहा गया है कि अगर उसका विषय में ज्ञान बहुत ही खोखला है, मतलब कुछ भी नहीं है जानता, तो बालकों के मस्तिष्क को कैसे निखारेगा, कैसे परखर बनाएगा, तो मानसिक विकास भी नहीं कर पाएगा। तो पहला नंबर, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे कि होता है रुचि का सिद्धांत, फिर होता है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। इस तरह के शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और शिक्षण की विधियाँ भी होती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी विधियाँ होती हैं। तो एक अच्छे टीचर को इन तमाम चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम में जब वो पढ़ाएगा तो इन विधियों की सहायता से ही अपने क्लास को रुचिपूर्ण बनाएगा। शिक्षण के सिद्धांत और विधि के द्वारा क्लास को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, क्लास को एक्टिव बनाया जाता है। एक अच्छे शिक्षण का प्रमुख आधार सिद्धांतों और विधियों की जानकारी। एक शिक्षक जो होता है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या, उसकी विधियाँ क्या क्या। इसलिए अच्छा शिक्षक उनके संबंध में अपने ज्ञान को समय समय पर परिमार्जित और परिवर्धित करता रहता है। मतलब कि अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है इन सिद्धांतों और विधियों के द्वारा। राइबर्न ने क्या कहा है ना, अच्छा शिक्षक शिक्षण की विधियों के संबंध में अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदैव सचेत रहता है। वो अपने ज्ञान को नया और आधुनिक रखने की चेष्टा करता है। मतलब समय समय पे वो अपने ज्ञान को नया करता है, परिमार्जित और परिवर्तित करते रहता है। एक अच्छा शिक्षक को अपने ज्ञान में हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए ताकि वो छात्रों को और अच्छे ढंग से बता पाए। उसके बाद है मनोविज्ञान का ज्ञान। अच्छे शिक्षक को मनोविज्ञान की सब शाखाओं का तो नहीं, पर उन शाखाओं का ज्ञान अवश्य होता है जिनका शिक्षण से घनिष्ठ संबंध है, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, कि बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के वो शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहारों में परिवर्तित नहीं कर सकता। और बाल मनोविज्ञान का अर्थ है कि बच्चे में क्या रुचि है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ क्या है। जैसे कि छोटा बच्चा में कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, छोटा बच्चा कैसे सीखेगा, बड़ा बच्चा क्या सीखेगा। बड़े बच्चे में व्याख्यान विधि होती है, छोटे बच्चे में खेल विधि होती है। तो हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान का, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आदि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मैडम मॉन्टेसरी ने कहा है, शिक्षक जो होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक मानता है उतना ही अधिक वह यह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। मतलब जिस तरह से शिक्षक प्रयोग करके पढ़ाएगा ना, करके, अर्थात करके जितना अच्छे से बच्चा सीख पाता है, अगर किसी भी टॉपिक को अगर बच्चे से करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है। अगर किसी बच्चे को हम लोग अपने से करने देते हैं, करके सीखने का मौका देते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है, वो सक्रिय होकर काम करता है और उसमें इच्छा भी पैदा होती है कि हम भी ये कर पाएंगे, और सीखता बहुत जल्दी। इसलिए मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि
शिक्षक जो होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक वह यह जानता है कैसे पढ़ाया जाए, मतलब उसके अंदर वो कौन कौन सी ऐसी विधियों का प्रयोग करेगा, कौन कौन से ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग करेगा जिससे पढ़ाना आसान हो जाएगा। फिर है बाल प्रकृति का ज्ञान। आधुनिक युग में शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है, अतः शिक्षक के लिए बाल प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि उनमें बालकों की रुचियों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों और आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए ताकि वह बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को समझकर उचित पथ प्रदर्शन कर सकेगा। बाल प्रकृति का अगर जब ज्ञान हो जाएगा कि अगर छात्र में क्या इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा क्या है, तो वो क्या कर पाएंगे ना टीचर कि उसके अनुसार वो गाइडेंस कर पाएंगे, उसको सही डायरेक्शन में निर्देश दे पाएंगे। अगर किसी बच्चे में मानते हैं कि किसी बच्चे में मैथ्स बहुत अच्छा है उसका, तो 10th में हम उसे निर्देश दे सकते हैं कि आप IIT के क्षेत्र में जाओ, आपके लिए अच्छा करियर का मौका है। अगर कोई बच्चा बायो में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और उसका बहुत ही अच्छा है बायो में और उसकी इच्छा भी है कि वो डॉक्टर बने, तो अच्छे से हम लोग गाइड कर सकते हैं कि आप 10th के बाद नीट निकाल लीजिए, एम्स निकाल लीजिए, तो इसके आपको डॉक्टर बनने में सफलता होगी। तो एक टीचर को बाल प्रकृति का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान। एक अच्छे शिक्षक को उसकी संस्कृति व सभ्यता का भी ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बालक को उसकी संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान प्रदान करना। जैसे कि हमारी संस्कृति क्या है, हर बच्चा एक स्कूल में जो भी बच्चा आता है ना, उसकी अलग अलग संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, तो सब बच्चों को सबकी संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए और ताकि वो सम्मान कर सके, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ा सके, हमारी सभ्यता का भी ज्ञान हो कि हम लोग के देश में क्या क्या हमारी संस्कृति है, क्या सभ्यताएं हैं, ताकि बच्चा जो छोटा बच्चा मतलब कि जो भी बच्चा सीखेगा ना वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएगा और ऐसा नहीं कि उसके मन में मतलब द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति और सभ्यता ज्ञान से उसे देश में भी देश प्रेम की भावना पैदा होगी। अच्छा शिक्षक अपने समाज की संस्कृति और सभ्यता का इतना ज्ञान रखता है कि उसके प्रतिमानों से छात्रों को पूर्णतः परिचित करा देता है, मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो छात्रों को बता पाए पूरी तरह से, अच्छी तरीके से। उसके बाद है वातावरण का ज्ञान। टॉमसन के अनुसार क्या है, वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र उस वातावरण के अनुकूल बनाना है। मतलब कि अगर वातावरण अच्छा नहीं है, हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अगर हम लोग के आसपास का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, जैसे एक कक्ष प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, अगर हम लोग कक्षा में तो हैं लेकिन वहाँ पे अच्छे से सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं ही नहीं है, वातावरण बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ें आ रही हैं या फिर हम कहें तो लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उससे भी बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान भटकेगा। यही कारण है कि अच्छा शिक्षक छात्रों के अपने वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देने के लिए जानकारी रखता है। एक अच्छा शिक्षक जो होता है उसे वातावरण, आसपास के वातावरण से अवगत भी कराता है, क्योंकि आसपास जब छात्र रहते हैं ना तो उसके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो गंदी गंदी बातें बोलते हैं। उसके आसपास बहुत सारे ऐसे क्योंकि जानते हैं हम किशोर अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने की एज रहती है, तो वातावरण का ज्ञान भी कराना शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक शिक्षक को आवश्यक है कि वो वातावरण का ज्ञान कराए। फिर व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति समाज की और समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षक इन आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होता है और अपने छात्रों को उनसे अवगत कराने, उनकी और समाज की उन्नति में योग देता है। यहाँ बोला गया कि बिना व्यक्ति के समाज नहीं बन सकता और बिना समाज के व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति को कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो समाज से ही पूरा करेगा और समाज भी व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि समाज में बेहतरी करें। तो ये दोनों चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रोल है व्यक्ति और समाज का। अतः नेक्स्ट वीडियो में हम नैतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।